प्रणाम सभी भैया बहनों को। इकाई 12 पौध प्रसारण की विधियाँ। पौध प्रसारण की विधियों में 4 अंक का एक प्रश्न है, तो इसके अंक होंगे 4। प्रसारण की परिभाषा चलते हैं। पौधों की वंश वृद्धि हेतु उनके बीज अथवा वानस्पतिक भाग का उपयोग करके नया पौधा तैयार करना प्रसारण कहलाता है। पौधों की वंश वृद्धि के लिए क्या करते हैं? उनके बीज अथवा वानस्पतिक भाग अर्थात शाखा या पत्ती का उपयोग करके नया पौधा तैयार करना प्रसारण कहलाता है। तो प्रसारण में पहला प्रश्न बनता है, लैंगिक प्रसारण के गुण लाभ लिखिए। लैंगिक प्रसारण अर्थात बीज के द्वारा प्रसारण, इसके क्या लाभ है? तो लैंगिक प्रसारण से निम्नलिखित लाभ है। पहला, इस विधि द्वारा तैयार पौधों का जीवन काल अपेक्षाकृत अधिक होता है। बीज के द्वारा जो पौधा उगाया जाता है उसका जीवन काल अधिक होता है शाखा और पत्तियों के द्वारा उगाए हुए पौधों की अपेक्षा। दूसरा, इस प्रकार तैयार वृक्षों का आकार बड़ा होता है। लैंगिक प्रसारण के द्वारा तैयार वृक्षों का जो आकार होता है वह भी ज़्यादा फैला हुआ होता है, जिससे उन पर फलों की संख्या अधिक लगती है। फल जो होते हैं ज़्यादा संख्या में होते हैं अर्थात उत्पादन ज़्यादा देते हैं। नंबर 3, इस विधि द्वारा पौधों के प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। रोग प्रतिरोधी क्षमता पौधों में अधिक होती है बीज द्वारा उत्पादित पौधों में। फिर चौथा, इस विधि द्वारा पौधों में नई जातियों का विकास किया जा सकता है। जो नई जातियाँ विकसित की जाती है वो लैंगिक प्रसारण द्वारा ही की जाती है। पांचवा है, दूरस्थ भागों में दूर दूर तक बीजों को ले जा करके प्रसारण पौधों का आसानी से किया जा सकता है। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तक बीज पहुंचाए जा सकते हैं, है ना। और जो शाखा द्वारा पत्ती द्वारा प्रसारण होता है उन पौधों को ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते। तो यह समझे हम लैंगिक प्रसारण के गुण। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। बनता है प्रश्न, लैंगिक प्रसारण से निम्नलिखित हानियाँ होती है। लैंगिक प्रसारण से कौन कौन सी हानियाँ होती है? तो उत्तर में लिखेंगे, लैंगिक प्रसारण से निम्नलिखित हानियाँ होती है। पहला, इस विधि से तैयार पौधे में फल देर से आते हैं। फल कब आते हैं? देर से। दूसरा, पौधों का आकार अधिक होने के कारण देखभाल व फलों की तुड़ाई में कठिनाई होती है। तीसरा, पौधों के पैतृक बदल जाते हैं। चौथा, इस विधि में वृक्षों का पुनर्युवन संभव नहीं है। ये हो गई हानियाँ लैंगिक प्रसारण की। अगला प्रश्न, वानस्पतिक प्रसारण। वानस्पतिक प्रसारण के लाभ। तो कलम के द्वारा या पत्ती के द्वारा वानस्पतिक प्रसारण है। तो वानस्पतिक प्रसारण द्वारा पौधे तैयार करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, इनसे प्राप्त पौधों में पैतृक वृक्षों जैसे गुण पाए जाते हैं। पैतृक वृक्ष यानी जिस वंश से पत्ती या कलम ली है उसके जैसे गुण होते हैं। दूसरा, इस विधि द्वारा बीमारी आदि अवगुणों को दूर किया जा सकता है। अगर किसी पेड़ में बीमारी लग गई तो उसको काट करके उसमें कलम लगा करके दूसरी शाखा तैयार की जा सकती है। तीसरा, फल वृक्ष अपेक्षाकृत जल्दी फलने लगते हैं। फल वृक्ष कब लगने लगते हैं? जल्दी। चौथा, फल वृक्ष का आकार अपेक्षाकृत छोटा होने से पौधों की प्रति हेक्टेयर संख्या अधिक रहती है। ज़्यादा 1 हेक्टेयर में पौधे लगाए जा सकते हैं। पांचवा, फल तुड़ाई में सुविधा रहती है। छठवा, अपनी इच्छानुसार मूलवृंत एवं साइनों का चयन करके नए नए पौधे बनाए जा सकते हैं। तो यह देखे हमने वानस्पतिक प्रसारण के लाभ। अब हानियाँ।
तो पहला, पौधों का जीवन काल अपेक्षाकृत कम रहता है। जीवन काल कैसा? कम रहता है। और वानस्पतिक उसमें बीज लिंग द्वारा प्रसारण, लैंगिक प्रसारण में अधिक रहता है। फिर दूसरा, इस विधि से नई प्रजाति उत्पन्न नहीं की जा सकती। तीसरा, यह विधि सभी पौधों में संभव नहीं है। चौथा, इस विधि से अधिक व्यय होता है। पांचवा, दक्ष व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और छठवां, फल वृक्ष अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। वृक्ष कैसे होते हैं? वानस्पतिक प्रसारण के कमजोर होते। तो देख रहे हैं हम, ये इस प्रकार से प्रसारण किया जाता है। ये कलिका इस पेड़ से ली जाती है, कलिका ली, है ना। और फिर क्या करेंगे, ये ऐसा वृक्ष काट करके इसमें इस प्रकार से कलम लगा दी जाती है। ये कलम इस प्रकार से बनती है चीप के अनुसार, नुकीली। ये स्कंद है यानी मूल है। अब इसमें ये टेपिंग करके ऐसा टी काट, यहाँ टी काट दिख रहा है, ऐसा लगा दिया जाता है। और उसमें इस प्रकार से इस कलम को रख करके टेपिंग कर दी जाती है। पानी अंदर नहीं घुसना चाहिए, हवा अंदर नहीं घुसना चाहिए। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं तो यहाँ से शाखाएं, पत्तियाँ निकल आती है। अगला प्रश्न, पौधों में विभाजन के कोई 4 रूप उदाहरण सहित समझाइए। तो उदाहरण के रूप समझाना है। कुछ पौधे स्वतः प्राकृतिक रूप से विभाजित होते हैं। कुछ पौधे तो स्वतः ही विभाजित हो जाते हैं। इसमें विभाजन के प्रमुख प्रकार इस प्रकार है, जैसे कंद के द्वारा, है ना, घनकंद के द्वारा, प्रकंद के द्वारा, अंतर भूस्तरीय, अंतर भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय, भूस्तरीय तथा प्रकलित आदि द्वारा। तो पहला कंद द्वारा, इसमें तना अत्यधिक हासित होकर बट करके एक डिस्क के समान हो जाता है। उदाहरण के लिए प्याज लगाते हैं तो ये डिस्क के समान हो जाता है फैल करके, और इसमें से पौधा निकल आता है, लहसुन आदि। फिर दूसरा, घनकंद, इसमें तना भोजन संग्रहित करके मोटा एवं गोल हो जाता है और इसकी वृद्धि भूमि की उदग्र दिशा में होने लगती है। घनकंद का उपयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए बंडा, अरबी आदि। तीसरा, प्रकंद, इसमें तना मोटा चपटा होकर पृथ्वी के समांतर वृद्धि करता है। उदाहरण के लिए केला है, पुदीना है आदि। अब प्रश्न अगला, कलम का चुनाव करते समय कोई 4 सावधानियां लिखिए। तो कलम का चुनाव करने के लिए कौन कौन सावधानियां बरतना चाहिए? नंबर 1, कलम की मोटाई पेंसिल की मोटाई के समान होनी चाहिए, पेंसिल से ज़्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस शाखा से कलम बनाई गई है वह रोगों एवं कीटों के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। रोग कीट उस पेंसिल पर नहीं होना चाहिए। प्रत्येक कलम में कम से कम 5 से 6 कलिका होनी चाहिए। 1-2 कलिका ऊपर की सूखी जाती है, नीचे की भी कलिका सूख जाती, तो बीच की कलिका विद्यमान रहती, तो 5 से 6 कलिका होना चाहिए। चौथा, कलम की निचली काट सीधी तथा ऊपरी काट तिरछी होनी चाहिए। निचली काट सीधी होना चाहिए और ऊपरी काट तिरछी होना चाहिए। प्रश्न अगला, कलिकायन क्रिया का चरणबद्ध वर्णन कीजिए। तो कलिकायन क्रिया का चरणबद्ध, सभी सर्वप्रथम, यहाँ क्या लिखेंगे हम? सर्वप्रथम,
मूल वृंत को उगाया जाता है। इसके लिए कर्तन, लेयरिंग एवं बीज से उत्पन्न पौधे उपयुक्त समझे जाते हैं। मूल वृंत के पौधे 1 वर्ष आयु के तथा कीट एवं बीमारियों से रहित चुनने चाहिए। दूसरा, अब मूल वृंत के पौधों को इस प्रकार से ट्रेन करना चाहिए कि उन पर कोई शाखा या पत्ती लगभग 30 सेमी की ऊंचाई तक उपस्थित न रहे। तीसरा, इसके बाद कलिका लगाने के लिए मूल वृंत पर यह दाब कलम लगाना, गुटी लगाना है ना। तो यहाँ पर यह कलम लगा दी गई है, यहाँ ऊपर मटका टांग दिया गया है, इसमें से पानी बूंद बूंद इस पर भेजा जाता है। इसमें जड़ें निकल आती है। जब जड़ें निकल आए तब मान जो है इस शाखा को काटकर भूमि में लगा दिया जाता है। गुट्टी बांधना। स्थान तैयार करना चाहिए। क्या है ये? अपन देख रहे कलिकायन क्रिया का चरणबद्ध वर्णन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मूल वृंत को उगाया जाता है। इसके कर्तन, लेयरिंग एवं बीज से उत्पन्न पौधे उपयुक्त समझे जाते हैं। मूल वृंत के पौधे 1 वर्ष आयु के तथा कीट एवं बीमारियों में रहित चुनने चाहिए। दूसरा, मूल वृंत के पौधों को इस प्रकार से ट्रेन करना चाहिए कि उन पर कोई शाखा या पत्ती लगभग 30 सेमी की ऊंचाई तक उपस्थित न रहे। तीसरा, इसके बाद कलिका लगाने के लिए मूल वृंत पर स्थान तैयार करना चाहिए। चौथा, अब कलिका का चुनाव करना चाहिए। कलिका न तो अधिक नई हो और न ही अधिक पुरानी, वह पूर्णतः परिपक्व एवं स्वस्थ दशा में होनी चाहिए। चौथा, अब कलिकायन के प्रकार के अनुसार कलिका को आकृति देकर चाकू की सहायता से सावधानी पूर्वक निकाल लेना चाहिए। पांचवा, निकाली गई कलिका को मूल वृंत में तैयार किए गए स्थान पर उचित प्रकार से प्रविष्ट करना चाहिए तथा टाट या केले के रेशों से बांध देना चाहिए। 20 से 25 दिनों में कलिका से नए प्ररोह निकल आते हैं। आने पर मूल वृंत के ऊपरी सिरे को काट दिया जाता है और नए प्ररोह को आगे बढ़ने दिया जाता है। ये देख रहे हैं हम जो ऊपर चित्र हमने देखा था प्रिंटेड, वही है। यहाँ टी आकार का ऐसा कट लगाते, ऐसी कलिका निकाल ली जाती है, तराशी हुई कलिका, और उस कट में इस प्रकार से फंसा दिया जाता है उसे मूल वृंत में प्रविष्ट करके, और फिर इसे टेपिंग करके बांध दी जाती है। तो इस प्रकार से नई शाखा तैयार हो जाती है। तब इस पौधे को यहाँ से काट दिया जाता है। तो इस विधि में मूल वृंत की 1.5 से 2 सेमी व्यास वाली शाखा चुनते हैं। इस पर 22 सेमी की ऊंचाई पर कलिका के स्थान पर टी आकार का एक कट लगाते हैं। काट इस प्रकार लगाते हैं कि उसकी शाखा के छिलके के अलावा अंदर का भाग न कटे। इसके पश्चात चुनी हुई शाखा से स्वस्थ कलिका लकड़ी को चीप रही ढाल की शक्ल में निकाल लेते हैं। इसके बाद इस कलिका को टी आकार के कटे हुए भाग में फंसा देते हैं और ऊपर से धागे से बांध देते हैं। 20 से 25 दिन में कली से प्राकुर निकल आते हैं। धन्यवाद। अगले PDF में अपन समझेंगे इनार्चिंग तथा ग्राफ्टिंग में क्या अंतर है। प्रणाम सभी को।